नमस्कार, हुर्मिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें सड़क हादसे की वजह से होती है। इसी को देखते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नियमों के सख्त पालन पर जोर दिया गया। परिवहन विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्यशालाओं से अधिकारियों को बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। जी प्रशिक्षण तो 170 देशों में अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए परिवहन विभाग क्या कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो देश का, दुनिया का यदि छठा देश हो, यदि ये देश हो उत्तर प्रदेश, तो दुनिया का छठा देश हो। तो 170 पर मत जाइए आप। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, जहाँ की आबादी 25 करोड़ है। बहुत सारे देश की आबादी, कई देश को मिला देंगे तो 25 करोड़ की आबादी नहीं होगी। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, सड़कें ज़्यादा हैं, तो दुर्घटनाएं निश्चित तौर पर यहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन यदि आप सभी पॉपुलेशन, गाड़ी, रोड ये सब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे नज़र आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी दुर्घटनाओं को 50% कम करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटना को कम से कम 50% में कमी लाने का आप लोग कोशिश करिए। और इसके लिए आज हमारे सभी अधिकारीगण 2 दिवसीय इस पर अपना चिंतन करेंगे। और बाहर के भी एक्सपर्ट आए हैं। अभी हमारे रोहित नेजा जी जो IERT के निदेशक हैं वो भी यहाँ हैं। तो सभी लोग जो इसके एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे अधिकारियों को बताएंगे और उसके अनुरूप हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य करेंगे। मतलब ये ARTO रोड सेफ्टी का एक पद सृजित किया गया है, लेकिन उसके कागजों पर तो हो गया अभी ARTO रोड सेफ्टी नहीं, हम लोग वो MBI भी पद बदल दिया गया, लेकिन MBI को ये कमीशन में चला गया है। कमीशन में प्रतिवेदन गया हुआ है, वहाँ से लोग अभी जब नायब PCS का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से हमको जो है 18 जो है ARTO परिवर्तन सड़क सुरक्षा का पद मिलेगा और 18 हम अपने से प्रमोशन करके उनको भर लेंगे। सड़क सुरक्षा में जो कमी नहीं हो रही है, जो मौतें हो रही हैं, उसमें आपने माना है कि जो लाइसेंस जो जारी हो रहे हैं उसमें बड़ा परीक्षण नहीं हो रहा। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि इसके लिए प्रशिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए सर? ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग होती है और उसके नए सिस्टम बनाया गया है, सिमुलेटर और बाकी सब चीज़ें भी लागू किया गया है। तो हमने कहा कि और इसको सख्ती से इसको अनुपालन हो, बिना प्रक्रिया अपनाए हुए किसी भी कीमत पर। क्योंकि देखिए, लर्निंग लाइसेंस तो हमने ऑनलाइन कर दिया है। पिछले 3 वर्षों में हमारा डिपार्टमेंट एक भी लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाता है। पिछले 3 वर्षों में एक भी लाइसेंस नहीं हमारा डिपार्टमेंट ने बनाया। लेकिन जो परमानेंट लाइसेंस जब दिया जाता है तो उसकी टेस्ट होती है, तो उस टेस्ट को कड़ाई से पालन हो और बिना प्रशिक्षित व्यक्ति को परमानेंट लाइसेंस न मिले, इसका मैंने निर्देश दिया। मंत्री जी, लखनऊ, अयोध्या और बनारस सबसे संवेदनशील जिला है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन प्रवर्तन दल यहाँ पे है ही नहीं, कोई आना नहीं चाहता, क्यों? नहीं है। अभी लखनऊ में मैंने पोस्ट किया है प्रवर्तन ARTO पहले से थे, ARTO मैंने वो किया, और बनारस में भी है। अब कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी न हो। अधिकारियों की कमी इसलिए है कि हमारे जो PTO संवर्ग है उससे प्रमोट होकर के ARTO बनते हैं 50%, वो सुप्रीम कोर्ट में से स्टे ले रखे हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय नहीं लेगा, मैं उस पर निर्णय नहीं ले सकता। कायदे में तो मंत्री जी कि ARTO प्रोटोकॉल होना चाहिए, लखनऊ में तो बहुत जरूरी है। पंजाब से बड़ी कार्रवाई की खबर। पंजाब सरकार ने वन ऑन गैंगस्टर्स अभियान के तहत गैंग संगठित अपराध के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश है कि राज्य में गैंगस्टरों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इन निर्देशों के तहत पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में इंटेलिजेंस आधारित अभियान शुरू किया है। डीजीपी के मुताबिक 72 घंटे का एक विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में 12,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो पंजाब भर में करीब 2,000 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में हो। तो सीएम साहब ने दिशा निर्देश हमें दिए हैं कि ये पंजाब में गैंगस्टर्स को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, गैंगस्टरिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पंजाब में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद सीएम साहब के दिशा निर्देशों के बाद हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। आज से गैंगस्टर्स पे वॉर ऑन गैंगस्टर्स हैज बीन लॉन्च्ड। आज 72 घंटे का एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। इसके पहले चरण में जो 12,000 पुलिस ऑफिसर्स तकरीबन 2,000 लोकेशंस पे रेड कर रहे हैं। हमने जो 60 मेन जो गैंगस्टर्स के सरगने बाहर बैठे हैं, वो ये ना समझे कि वो महफूज हैं। उनके जितने यहाँ पे साथी हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको चिन्हित करके उन पे रेड्स किए जा रहे हैं, उन पर लीगल कार्रवाई करी जाएगी। एक हम मल्टी प्रोंग्ड अटैक करेंगे गैंगस्टर्स पे, जो सीएम साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें हम बाहर बैठे गैंगस्टर्स को वापस ले आने के लिए हमने एक आईजी रैंक के ऑफिसर आशीष चौधरी जी के अंडर एक सेल बनाया है, जिसमें हमारे सभी ऑपरेशनल विंग्स के ऑफिसर्स होंगे। सेंट्रल एजेंसी से तालमेल किया जाएगा। हमारे 60 में से 23 गैंगस्टर्स के जो रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो चुके हैं या इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इशूड है। बाकी 37 के हम सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके 3 महीने में हम इनके रेड नोटिस इशू कराएंगे। एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज क्राइम होगी। क्रिमिनल फाइनेंसिंग पे क्रैकडाउन किया जाएगा। एंटायर इकोसिस्टम ऑफ क्राइम, फाइनेंसिंग, द सपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, वेपन सप्लाई चेन्स, एवरीथिंग विल बी बस्टेड। और हम 107 बीएनएस का इस्तेमाल करेंगे। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी, वेदर इट इज यूज फॉर फाइनेंसिंग ऑफ क्राइम और लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सो पंजाब में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। एक हमने एक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन आज से चालू करी है। तो मैं लोगों को एनकरेज करूंगा कि वो राउंड द क्लॉक 24/7 वो एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन एक्टिव रहेगी और उस पे आप इंफॉर्मेशन दें, खुल के दें। आपकी आइडेंटिटी वो सीक्रेट रखी जाएगी। एक हमने रिवॉर्ड पॉलिसी, पंजाब गवर्नमेंट ने 10 करोड़ सैंक्शन किए रिवॉर्ड्स के लिए, जिसमें हमने कोई भी क्रिमिनल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है कोई व्यक्ति, अगर उससे उसकी अरेस्ट में मदद मिलती है तो अप टू 1 लाख रिवॉर्ड जो है वो एसएसपीज देंगे, 1.5 लाख तक डीआईजीज और कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, 2 लाख तक हमारे एडीजीपी, एजीटीएफ और 2 लाख से ऊपर डीजीपी। मैक्सिमम कैप हमने 10 लाख इस पे रखी है और इस पे हम बहुत लिबरल तरीके से रिवॉर्ड्स करेंगे। सिमिलरली एनडीपीएस एक्ट में 60,000 रुपए पर किलो हेरोइन सीजर पे रिवॉर्ड दिया जाएगा, 40,000 रुपए पर प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो डिफरेंट हमने स्लैब्स बनाई है। जो पुलिस अफसर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें इनकरेज किया जाएगा। पुलिस अफसर पाया गया जो इन्वॉल्व है तो उसके पुलिस अफसर को एज अ गैंगस्टर ट्रीट किया जाएगा। अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, वो 311 में डिसमिस किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026 से पहले बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी अहम प्रतिक्रिया। जैसे जैसे देश 2026 के केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक चंद्र ने उम्मीद जताई है कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास पर लगातार बना रहेगा। एएनआई से बातचीत में अशोक चंद्र ने कहा कि हाल के बजट में इन सेक्टर्स को सरकार ने लगातार प्राथमिकता दी है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिला है और बाजार में पूंजी निवेश आकर्षित हुआ है। उन्होंने बताया है कि एमएसएमई, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे अहम क्षेत्र रहे हैं जो आर्थिक विकास के रीढ़ साबित हुए हैं और पंजाब बैंक के अब तक के सबसे ज़्यादा तिमाही मुनाफे पर बात करते हुए अशोक चंद्र
ने इसका श्रेय MSME, रिटेल और एग्रीकल्चर लैंडिंग जैसे मुख्य सेगमेंट्स पर फोकस दिया है और उन्होंने कहा कि इन सभी कैटेगरी में बैंक ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है और हालांकि 125 बेसिस पॉइंट रेपो में रेट में कटौती से प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद PNB पंजाब बैंक ने मजबूत रिकवरी और नई वर्टिकल पहलों और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के जरिए अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया है। SBI has recorded its highest ever quarterly profit of around 5,100 crore. What were the key drivers that contributed to this landmark performance, which is the first ever highest quarterly profit, sir? Yes, one is focus on the core activity, that is the MSME, retail, and agri. If you see our performance, MSME is growing more than 19%. Retail housing is growing more than 15%. Vehicle loan is growing more than 35%. Agri is growing at 10 to 11%. And this momentum has been there in the Q1, Q2, and this Q3 also. So what we envisaged in the beginning of the financial year, that let us drive the business through the branches. And that has really started working very well for the profitability angle. That is one part. Second part is this quarter, the recovery has also supported in a very, very big way. Total recovery in this quarter is 4,090 crore, almost 4,100 crore. And in that, technical rate of recovery is 1,900 crore. So these two things has played very, very important role. Third aspect for which the bank has put focus is, one is supply chain vertical, which we have created in this particular year now. Almost 4 months back, we have created the full digital stack. And today we have the tie-up arrangement with many of the vehicle manufacturers in the country, through which we are funding the dealers and vehicle vendors. So that has started working very well. We have already created a sanction pool of 4,500 crore under the supply chain. Second important vertical which we have created is the cash management services, which is the corporate receivables and the receivable management of NBFC. We had a good exposure under NBFC, but we were not doing that activity in the bank. So for that also we created a full digital roadmap, and then that vertical has also been started, headed by one general manager. And third thrust which we have put it on the credit card business now. And you must have heard that we have launched a premium segment credit card, PNB Luxera. And this we are putting it and positioning it in the country in the very high segment. So these are the activities, new activities, which the bank has started in this financial year. And we are going to scale it up in the next year. All these things put together has contributed a lot in not only maintaining a good operating profit. You have seen in the first quarter of this financial year, first time we crossed 7,000 crore of operating profit. Then second quarter it was 7,227, and this quarter also more than 7,400 crore. And this is going to continue for the quarters to come now. And that has also helped us in maintaining a good. तमिलनाडु से राजनीतिक बयानबाजी की खबर। तमिलनाडु बीजेपी के नेशनल चीफ स्पोर्ट्स पर्सन नारायण तिरुपति ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन की साहित्य अकादमी अवार्ड्स को लेकर की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को ANI से बातचीत में नारायण तिरुपति ने साहित्य अकादमी जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था के राजनीतिकरण को गलत और अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि साहित्य और कला की संस्थाओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। तिरुपति ने आगे बताया कि केंद्र सरकार और साहित्य अकादमी सहित अन्य अकादमियों के बीच एक समझौता ज्ञापन मौजूद है और इसके तहत पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। There is no issue in
announcing or coming out with a new award, that is no problem. But accusing the central government that it is politicizing the Sahitya Academy is wrong. That the DMK and the Congress were doing. So there is a very big restructure going on in that field, and there is a memorandum of understanding between the central government and these academies like Sahitya Academy. And very soon the process is on, and very soon the Sahitya Academy awards will be announced. So without knowing this, Chief Minister trying to accuse and say that no, I am going to do this, I am going to do that is wrong. It is unfair. It is. I can only say that either he is very innocent, not knowing anything about what is happening in the country, or he is very arrogant. That is, whatever you want, whatever the subject be, he wants to abuse the central government. This is what the Chief Minister of Tamil Nadu has been doing. So I can only, pity his innocence. नई दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के खुलकर सराहना की। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के मामले में नितिन नवीन को बॉस है और वे खुद सिर्फ एक पार्टी कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री के नितिन नवीन को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। और पीएम मोदी ने आने वाले दशकों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अगले 25 साल भारत के लिए बेहद अहम है। इसी दौरान विकसित भारत का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि नितिन नवीन बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है।
और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। केरल से बड़ी खबर। सब री माला सोने की चोरी मामले को लेकर केरल सचिवालय के बाहर सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन सामाजिक धार्मिक संगठन सब री माला कर्म समिति की ओर से किया गया, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी शामिल हुए और सब री माला कर्म समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SJR कुमार ने आरोप लगाया कि सबरी माला और हिंदू धर्म को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबरी माला सोने की चोरी की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी जैसे सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन पूर्व रीवान कोर देव स्वाम बोर्ड के सदस्य केपी शंकरदास की गिरफ्तारी की बाद तेज हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने उन्हें सबरी माला सोने की चोरी मामले में हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी औपचारिक रूप से उस निजी हॉस्पिटल से दर्ज की गई जहां केपी शंकरदास पिछले कुछ दिनों से इलाज करा रहे थे। पुलिस के सूत्र के मुताबिक कोलम विजिलेंस कोर्ट को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है और SIT अब उन्हें आगे इलाज और हिरासत के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी। Bent upon destroying Sabarimala, destroying Hindu religion, Sanadharma. We are hearing lot of not voice against Sabarimala, against Sanadharma and all that. So this is the atmosphere. So based on that, we are trying many things, and we are getting a lot of reports about how this Devasam board is managing the Devasam board temples, especially in Travancore. Also in Cochin, there are 5 Devasam board. Everywhere it is happening because all these Devasam boards are politically appointed. So the government in power, they always appoint these people who are well known to them, irrespective of whether they are believers or not. But as per the law, even the Travancore, Cochin, Devasam Hindu Place of Public Worship Act, it is very well clearly mentioned. The person who is appointed to the Devasam board, because they are going to manage it, they should be a believer, they should be a devotee, like that. But can you say any one of this? I don't believe. And it was happening for so many years, except for the first appointment in 1949, where Manatha Padmanabhan and R. Shankar were there. But subsequently it became all political appointment. So this is the scenario. So every temple managed by Devasam board, there is many different kinds of theft, malpractices, and lot of things happening, lot of missing things happen. So this is there. So ultimately, when in 2025, September 7th, when Prashant was Devasam board president, the report came from Jayakrishnan, that is Justice Jayakrishnan, who is the... फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहिए होम टीवी भारत।